तो फैसले के बाद जश्न का ये माहौल, ये तस्वीरें मालेगांव से आप देख रहे हैं। मेरे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, अश्विन भी हैं और नीतीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, आपके पास अब मैं आना चाहूंगा। सवाल मेरा ये, जो इस मामले का आरोपी पक्ष रहा वो क्या कह रहा है, उनकी तरफ से क्या बातें कही गई? जी देखिए, अदालत की कार्रवाई में जब कार्रवाई शुरू हुई, खासतौर पे जज ने प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट शुरू हुआ तो उन्होंने सीधे तौर पर इन सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश देने से पहले उन्होंने बरी क्यों करने वाले हैं ये उन्होंने सारे पॉइंट्स रखने शुरू किए, जिसमें महत्वपूर्ण था साध्वी प्रज्ञा सिंह की वो बाइक, जिसे प्रोसिक्यूशन ये बता रहा था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह की ये बाइक थी जिसका इस्तेमाल धमाके में किया गया था, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि वो साध्वी बन चुकी थी और ये जो एविडेंस है ये साबित करने के लिए कि ये बाइक उस वक्त साध्वी प्रज्ञा सिंह इस्तेमाल करती थी, ये जो है प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सका। इसलिए ये कोर्ट मानती है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह की वो बाइक उस वक्त नहीं थी जब इसे धमाके में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि जो फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए गए थे वो कंटेमिनेटेड हो चुके थे, ऐसे में कोर्ट ऑफ लॉ में कंटेमिनेटेड एविडेंस नहीं मान्य किए जाएंगे। तीसरा ऑब्जर्वेशन रहा कोर्ट का कि आरडीएक्स जो कर्नल प्रसाद पुरोहित के घर से बरामदगी बताई गई और वहीं पर बम बनाए गए, ये भी साबित जो है प्रोसिक्यूशन नहीं कर सका। साथ ही जो यहाँ पर मालेगांव में ब्लास्ट के जो आरोपी जो पीड़ित थे उनको लेकर कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों में जो लोग इसमें घायल हुए या जिनकी मौत हुई, ये प्रोसिक्यूशन जरूर साबित करने में सफल रहा कि उनकी मौत जो है धमाके की वजह से हुई, इस ब्लास्ट की वजह से हुई, लेकिन ये धमाका करने वाले यही आरोपी थे, ये बिल्कुल जो है साबित नहीं हो सका। यूएपीए कानून ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यूएपीए जो इस पूरे केस पर लगाया गया था, कोर्ट का कहना था कि इसके लिए एक प्रोसीजर होता है, बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना होता है, दो जो है स्टेप होते हैं, दोनों ही जो सैंक्शन लिए गए वो नियमों के तहत नहीं लिए गए, अन्यथा इस केस पर यूएपीए नहीं लगता। इसी के साथ ही ये साफ हो गया कि सभी आरोपियों के खिलाफ यूएपीए अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी का जो पूरा कानून है वो यहाँ पर लागू नहीं होता। ऐसे में इन्हें बरी किया जाता है, इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। बिल्कुल, तो अब इस पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी दर्शकों को हम सुनवाएंगे और मोहम्मद उस्मान मेरे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप। उस्मान साहब, आपने सुना हमारे संवाददाता डिटेल में पूरी जानकारी दे रहे थे कि अदालत ने क्या कुछ कहा है। इसका तो सीधे तौर पर मतलब यह निकलता है कि इन आरोपियों को फंसाया गया था, उनकी जिंदगी का बेशकीमती समय बर्बाद किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक केवल अगर जो जिस तरह का बेस इसमें लिया गया है, ऐसे बहुत सारे केसेस में कोई 31 साल जेल में रहा है, कोई 21 साल जेल में रहा है, कोई 17 साल जेल में रहा है, कोई 13 साल जेल में रहा है, तो फिर उनके बारे में क्या, फिर उनके बारे में भी तो एक ही जैसा रवैया हमको रखना पड़ेगा, सबको एक ही जैसा मानना पड़ेगा। मेरा कहना बिल्कुल है, आप सही कह रहे हैं। तब गलत हुआ ना इनके साथ, या मानते हैं कि गलत हुआ इनके साथ? नहीं, मैं अगर फिर इसमें जिन चीजों का आधार बनाया गया, मसलन जैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है या गाड़ी किसके नाम है, तो फिर गाड़ी का मालिक कौन माना जाएगा? अगर वो रजिस्ट्रेशन वाला भी गाड़ी का मालिक नहीं माना जाएगा, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा, तो फिर इसे क्या कहा जाएगा? मैं ओरिजिनली यहाँ, क्योंकि ये डिबेट है और यहाँ इस डिबेट में एक तरह से न्यायालय की बात को अमितोष कुछ कह रहे हैं, उस्मान साहब सुन लीजिए, अमितोष कुछ कह रहे हैं, फिर आता हूं आपके पास। अमितोष, आलोचना करने के लिए भाई इनको बताइए अखिलेश जी कि कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है। कोर्ट ने कहा है कि मोटरसाइकिल का साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन कोर्ट के अंदर में नहीं प्रस्तुत कर पाए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मालेगांव ब्लास्ट में किसी तरह से कोई कॉन्स्पिरेसी में नहीं आए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 40 से प्लस विटनेस हॉस्टाइल हो गए हैं जिन्होंने कहा है कि ये नहीं उस समय इन्वॉल्व थे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 15 से ऊपर जनों ने कहा है कि लेफ्टिनेंट कर्नल शेखर पुरोहित जो थे वो मिलिट्री इंटेलिजेंस पर्सनल थे, ही वाज डूइंग हिज ड्यूटी, नॉट इन्वॉल्वड इन मालेगांव ब्लास्ट। कोर्ट ने तो कई सारी बातें कही हैं, लेकिन ये उन बातों को नजरअंदाज करके खुद का नैरेटिव सेट करने का प्रयास करेंगे, मतलब सनातन के प्रति और भगवा के प्रति नफरत। ठीक है, हो गया अमितोष, आपकी बात हो गई। उस्मान साहब, देश की न्याय प्रणाली में आपको यकीन है कि नहीं, जरा ये बताइए। नहीं, यकीनन न्याय प्रणाली पर यकीन है और अभी न्याय वाली पूरी प्रक्रिया आगे तक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं और केवल एक चीज, एक ही सिद्धांत केवल एक पर नहीं तमाम पर लागू किया जाना चाहिए। इसे अच्छा ये बताइए, ठीक है उस्मान साहब, जरा ये बताइए कि उस दौर में जो भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा गया था वो भी तो फेक साबित हुआ ना, अब वो नैरेटिव जो गढ़ा गया था। नहीं, ये किसने गढ़ा था? मैं तो इसे गढ़ना नहीं मानता। आप मानते हैं कि भगवा आतंकवाद था ये? और एक चीज अगर है, आतंकवाद की क्या परिभाषा हम मानकर चलें?
क्या मोब लिंचिंग को आतंकवाद नहीं मानते हम और आप? नहीं नहीं, आतंकवाद ठीक है, आतंकवाद शब्द जो है वो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद शब्द जो दिया गया था तत्कालीन गृह मंत्री ने इस्तेमाल किया था। मेरा कहना यह है, ये आतंक फैलाने वाले लोग हों या कोई अपराध करने वाले लोग हों, ये किसी भी मजहब के हो सकते हैं, और उसमें वो उसका जाती फेल होता है, वो स्वयं अपराधी है, उसे उसके मजहब के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। गलत किया था ना उन लोगों ने, जिन लोगों ने भगवा आतंकवाद तब कहा था। नहीं तो अकेले भगवा की बात क्यों की जा रही है? उसे इस्लामी आतंकवाद क्यों कह दिया जाता है? क्या उनके साथ नहीं जोड़ा गया? एक अनगिनत बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। क्यों नहीं बोल रहे खुल के कि हाँ भगवा आतंकवाद नहीं कहना चाहिए था, वो गलत था, नहीं बोलना चाहिए था। किसी के बर्बाद हुए हैं, 31 साल बर्बाद हुए हैं। चलिए कुछ बयान जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं, चूंकि लगातार कई प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं, वो भी दर्शकों तक पहुंचा दें जरा। जी न्यूज़।